डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस केस 2 के बारे में पढ़ेंगे, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण केस 2। केस 2 का तात्पर्य हमारा यहाँ पर यह है कि जब किसी अभिक्रिया के अंदर दो अभिकारक भाग ले रहे हों और दोनों की अगर प्रारंभिक सांद्रताएं इनिशियल कंसंट्रेशंस अगर अलग अलग हैं और प्रत्येक के संदर्भ में यदि अभिक्रिया की कोटि एक हो, तो उस स्थिति के अंदर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है और इसे हम केस 2 के अंदर कंसीडर करते हैं। When two reactants of different initial concentrations participate in the reaction and the order of the reaction is 1 with respect to each of the reactant, then this kind of reaction is known as second order reaction. इस reaction को एक simple example के द्वारा हम समझते हैं। अगर N1 मोल of reactant A N2 मोल of reactant B के साथ अभिक्रिया कर उत्पाद बना रहे हैं यहाँ पर P, तो उसको हम एक रिएक्शन स्कीम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर T इज इक्वल टू जब 0 हो, तो उस समय पर जो अभिकारक A की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट A की इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता जो वो A है और B की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो B है। उस समय पर जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसकी सांद्रता 0 होगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि when the initial concentrations of reactant A and B are A and B respectively, then the concentration of the product will be 0 at that time. After T time, अगर X mole of reactant A react with N2 by N1 X mole of reactant B to give X mole of product B, तो हम जो rate of the reaction है that may be represented by the फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि अभिकारक A के यदि X मोल अभिकारक B के N2 by N1 X मोल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं और उत्पाद के X मोल दे रहे हैं, और इस स्थिति के अंदर हम इस अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से दे सकते हैं। अभिक्रिया का वेग जैसा कि हम जानते हैं अभिकारक अथवा उत्पाद की संदर्भ में किसी भी प्रकार से हम दे सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर अभिक्रिया का वेग दिया, रेट ऑफ द रिएक्शन। सो dx by dt would be directly proportional to the concentration term of reactant A multiplied by concentration term of reactant B, और इनकी जो पावर है वो हमने दोनों की एक एक किए, दोनों की जो घात है वो एक एक किए, तो ओवरऑल ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। जब हम प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, उसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब यहाँ पर हम dx by dt इज इक्वल टू K2, A की वैल्यू हम यहाँ पर t समय पर रख देते हैं, सांद्रता यहाँ पर है A माइनस एक्स, और इसी प्रकार B की सांद्रता यहाँ पर है B माइनस N2 by N1 x। चूंकि यहाँ पर N1 मोल थे A के, इसलिए हमने यहाँ पर N1 दोनों को इक्वेट करने के लिए यहाँ पर हमने N1 डिवाइडेड बाय N1 किया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इसी प्रकार N2 बाय हमने यहाँ पर N1 कर दिया, तो ये वैल्यू यहाँ पर एज इट इज रह गई। अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं A और B रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या अगर समान हो, तो N1 विल बी इक्वल टू N2, तो उस स्थिति के अंदर इक्वेशन नंबर 9 को हम लिख सकते हैं dx by dt इज इक्वल टू K2 A माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय B माइनस एक्स, क्योंकि ये N2 by N1 जो है फिर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 10 के अंदर हम जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको हम एक साइड में कर देते हैं, dx by A minus x multiplied by B minus x is equal to K2 dt। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म एक साथ आ गई और समय एक तरफ आ गया, तो कंसंट्रेशन टर्म का हमें अब इंटीग्रेशन करना होता है विद इन लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स। चूंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न का फॉर्मूला लगाते हैं। सो 1 बाय A माइनस एक्स B माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय A माइनस B मल्टीप्लाई बाय 1 बाय B माइनस एक्स माइनस 1 बाय A माइनस एक्स। आंशिक भिन्न का ये जो फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम 1 बाय A माइनस एक्स B माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 11 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस टर्म फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12 इन इक्वेशन नंबर 11। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड में हमने लिखा है 1 बाय A माइनस B, और अंदर यहाँ पर dx से भी ऊपर जो है न्यूमरेटर के अंदर dx है, तो अंदर भी ये दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो dx डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स माइनस dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू
K2 dt। इस प्रकार ये जो फॉर्म है अब ये सिंपलर फॉर्म के अंदर आ गई है, दोनों वेरिएबल्स इसमें अलग अलग हो गए। अब हम इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। अब समाकलन करने के लिए हमें मालूम ही है कि एक लोअर लिमिट होनी चाहिए और एक अपर लिमिट होनी चाहिए। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 13 विद इन द लिमिट्स फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to x and t is equal to 0 to t is equal to t। तो इस प्रकार जहाँ पर x सांद्रता x के जो वेरिएबल्स हमें काम में लेने b माइनस एक्स टर्म में और a माइनस एक्स टर्म में, तो यहाँ पर हमने लोअर लिमिट लगा दी है x is equal to 0 to x is equal to x, अपर लिमिट x is equal to x लगाई है। इसी प्रकार यहाँ भी हमने इंटीग्रेशन लिमिट्स लगाई है, x is equal to 0 to x is equal to x, और जहाँ पर हमने टाइम दिया है वहाँ पर हमने समय की यूनिट समय की लिमिट लगा दी है, सीमाएं लगाई हैं, न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा t is equal to 0 से t is equal to t तक। अब हम 1 बाय a माइनस बी, जैसा कि हमने ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर देखा था कि इसका जो सोल्यूशन है वो होता है माइनस ln b माइनस एक्स माइनस, इसी प्रकार इसका सोल्यूशन भी फर्स्ट ऑर्डर के जैसा ही है। सो माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k2t प्लस c। dt जो है उसका t हो जाएगा, k2 एक कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर रखा था, और c यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। सो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लोअर लिमिट्स टू द इक्वेशन नंबर 14। लोअर लिमिट क्या क्या है, x इज इक्वल टू 0 है और t इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर c एक समाकलन स्थिरांक है जिसका मान समीकरण 14 के अंदर न्यूनतम सीमा x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0 लगाकर किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है इसकी वैल्यू का। तो इस प्रकार हम इक्वेशन नंबर 14 के अंदर 1 बाय a माइनस बी माइनस ln b माइनस 0, हमने x की जगह यहाँ पर 0 रख दिया है, इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने x की जगह 0 रख दिया है। सो इज इक्वल टू k2 और t की जगह भी हमने 0 रख दिया प्लस c। तो इस प्रकार 1 बाय a माइनस बी माइनस ln b प्लस ln a इज इक्वल टू c हो गया है। C की जो वैल्यू है अब हम इक्वेशन नंबर 15 से इक्वेशन नंबर 14 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 15 के अंदर जैसा कि आपने देखा था ये टर्म एज इट इज है, इज इक्वल टू k2t प्लस c था। तो c की जगह हमने c की जो वैल्यू है जो 15 से हमें प्राप्त हुई वो हमने यहाँ पर लिख दी है। इस प्रकार इसको राइट हैंड साइड के अंदर ले आते हैं तो साइन इसमें आगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू k2t हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि लॉगरिथम a बाय b जो होता है वो लॉग a माइनस लॉग b के बराबर हो जाता है, तो हम उसको जस्ट रिवर्स पोजीशन में रख देते हैं। सो a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं b माइनस एक्स। इसी प्रकार माइनस 1 बाय a माइनस बी ln यहाँ पर a बाय b हो जाएगा, इज इक्वल टू k2t। सो अब log ऑफ अगर हम इसको पॉजिटिव साइन कर देते हैं तो ये जो वैल्यू है ये इन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन कर दिया तो इस प्रकार ln जो a बाय b था उसको हम b बाय a लिख सकते हैं, इज इक्वल टू k2t। ये दोनों सिमिलर ही हैं। अब हम k2t इज इक्वल टू 1 बाय a माइनस बी, इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 बाय a माइनस बी, तो दोनों में हमने कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकाल लिया तो अंदर रह गया है ln की वैल्यूज प्लस ln की अगेन वैल्यू। सो लॉगरिथम का अगेन दूसरा फॉर्मूला आ जाता है कि log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस बी होता है। तो इस प्रकार हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो b इंटू a माइनस एक्स, ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा a इंटू बी माइनस एक्स। अब इक्वेशन नंबर 16 के अंदर जो नेचुरल लॉगरिथम है इसको हम log बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है ln इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग बेस 10। यहाँ पर ln की जगह हमने log बेस 10 रख दिया है और 2.303 फैक्टर आ ही गया है। सो t बाय a माइनस बी log b a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a इंटू b माइनस एक्स। इसी प्रकार यदि हम सेकेंड कंडीशन लगा देते हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ A, तो उस स्थिति के अंदर ये फॉर्मूला अगर हम सिंपली डिराइव करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा K2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T। तो A माइनस बी की जगह हम लिखेंगे B माइनस ए और लॉग ऑफ B की जगह हम लिखेंगे A और अंदर आ जाएगा A माइनस एक्स की जगह लिखेंगे हम B माइनस एक्स और इसी प्रकार B डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स हो जाएगा।
इस फॉर्मूले को याद, इन दोनों जो 17 और 18 है, इनको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर a इज ग्रेटर देन b तो a माइनस बी लिखेंगे। जब यहाँ पर a माइनस बी लिखेंगे तो यहाँ पर a माइनस एक्स आएगा। जब अंदर a माइनस एक्स है तो बाहर b, और b ऊपर है तो नीचे a और अंदर हो जाएगा b माइनस एक्स। इसी सेम मॉडल को आप इस इक्वेशन नंबर 18 में भी देख सकते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की विशेषताएं। सबसे पहला है यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, कि सेकेंड ऑर्डर की जो अभिक्रिया है उसके लिए वेग नियतांक की इकाई का हम किस प्रकार निर्धारण कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर जो 8 है उसमें हमने देखा था k2 इज इक्वल टू 1/t x डिवाइडेड बाई a इंटू a माइनस एक्स। ये केस 1 के लिए जो सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली थी वो ये आई थी। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। सो 1/t टाइम है, ऊपर x जो है वो कंसंट्रेशन है, डिवाइडेड बाय नीचे भी दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स है। ये कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 1 बाय कंसंट्रेशन इनटू टाइम, और कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स होगा। कंसंट्रेशन को जैसा कि हम जानते हैं कि होती है मोल्स पर डीएम क्यूब, क्योंकि ये कंसंट्रेशन इनवर्स है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं डीएम क्यूब मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 17 और 18 के अंदर अगर हमने देखा था जो केस 2 का फॉर्मूला था उसमें k2 इज इक्वल टू 1 बाय टाइम था। टाइम के साथ में वहां पर a माइनस बी या b माइनस ए तो कंसंट्रेशन टर्म थी। इसी प्रकार ऊपर a इंटू बी माइनस एक्स या b इंटू ए माइनस एक्स था, तो दो कंसंट्रेशन टर्म ऊपर थी और दो ही वहां पर नीचे थी। तो ये चारों जो है टर्म्स हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा हुआ रह जाएगा 1 बाय टाइम इंटू कंसंट्रेशन या टाइम कंसंट्रेशन इनवर्स और टाइम इनवर्स। अगेन कंसंट्रेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डीएम क्यूब मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु। अर्धायु का जैसा कि हम जानते हैं अर्धायु से तात्पर्य है कि जब अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो उस अर्धायु के समय पर आधी रह जाती है। यानी कि जो t है अगर हम इसको t हाफ लिखेंगे तो जो a माइनस एक्स है वो a बाई 2 के बराबर होगी, या x की वैल्यू जो है वो a बाई 2 के बराबर हो जाती है। तो इस फॉर्मूले में हम x और t का मान अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t हाफ इज इक्वल टू 1 बाई k2 a बाई 2 डिवाइडेड बाई a इंटू a माइनस a बाई 2। a माइनस a बाई 2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो a बाई 2 आएगा। इस प्रकार ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा हुआ रहेगा t हाफ इज इक्वल टू 1 बाई a k2। चूंकि यहाँ पर k2 कांस्टेंट है इसलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का आलेखी निरूपण। इक्वेशन नंबर 6 के अंदर हमने देखा था कि 1 बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू टी प्लस 1 बाई ए होता है। इसको अब हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी कि सरल रेखा समीकरण स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के द्वारा कंपेयर करते हैं। तो y जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस एक्स को, जो t रिप्रेजेंट कर रहा है वो x जो है करस्पॉन्ड कर रहा है t को, और जो यहाँ पर c है वो 1 बाई a को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो जो स्लोप होगा वो k2 को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार y एक्सिस पर हम ले लेते हैं 1 बाई a माइनस एक्स, x एक्सिस पर हमने ले लिया टाइम। तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है जिसका स्लोप जो है ढाल जो है वो k2 के बराबर है, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक के बराबर है। और जो इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस है, y एक्सिस पे जो अंतखंड है वो 1 बाय a के बराबर है। तो इस प्रकार हम ग्राफिकली a की वैल्यू भी अगर हमें नहीं दी हुई है तो भी हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। जो इक्वेशन नंबर 17 और 18 थी उसके अंदर हमने देखा था कि k2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t a माइनस बी लॉग ऑफ b a माइनस एक्स a डिवाइडेड बाई b a मल्टीप्लाई बाई b माइनस एक्स था। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो k2 a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई t, और इसको हम नीचे लेके आ गए तो इज 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये जो b a माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई a b माइनस एक्स था इसको हमने ब्रेकअप कर दिया। सो a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ b बाई a। अब इसको भी हम एक सरल रेखा इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और चूंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा कि हम जानते हैं तो ये y होगा और ये t को हमें समय लेना पड़ेगा। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर और इसको हम
राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और साइन चेंज कर लेते हैं। तो इसको भी हमने पॉजिटिव रखा है, इसको भी चूंकि हमने पॉजिटिव रखा तो नेचुरली इसका जो ऑर्डर है वो अब इन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको इधर की साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस को हमें प्लस करने के लिए इसको हमें log ऑफ a बाई बी करना पड़ेगा। अब हम इसको कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो c यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा log ऑफ a बाई बी को, जो m रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर k2 a माइनस बी टू बाई 2.303 को, और y रिप्रेजेंट करेगा log ऑफ a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y पर हमने लिया है log ऑफ a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स, यहाँ पर x एक्सिस पे हमने लिया है समय। तो जो स्लोप है वो बराबर होगा k2 इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2.303, और जो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है वो आ गया है log ऑफ a बाई बी। अगर यही हम रिवर्स कर देते हैं कंडीशन कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b जो है वो a से अधिक होती है, तो उस स्थिति के अंदर k2 जो होगा वो स्लोप इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई b माइनस a के बराबर होगा।